नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद 30,000 कोर्ट दिल्ली से। आज जो हम जजमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीचर्स की कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अपॉइंट करती है और सालों तक उनसे एक ही वेतन पे काम करवाती है, जो कि काफी कम होती है। आज के जजमेंट में हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश पास किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि प्राइमरी टीचर्स की सैलरी तुरंत प्रभाव से बढ़ाई जाए और उनको पुराने अरियर्स भी लौटाए जाए। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई हैं या शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज के वीडियो में हम एक ऐसे जजमेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 23 और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है। आज के जजमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्यों पार्ट टाइम टीचर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल या पार्ट टाइम बोल के काम कराना गलत है और डीम्ड सब्सटैंटिव पोस्ट क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 में फोर्स लेबर की डेफिनेशन कैसे बदली है और हम ये भी देखेंगे कि क्या स्टेट गवर्नमेंट फंड्स की कमी का बहाना बना के सैलरी पे करने से मुकर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे दोस्तों कि ऐसे रिट पिटिशंस में स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ऑल्टरनेट रेमेडी का प्ली लेती है। आज हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इस प्ली को खारिज किया है और तुरंत प्रभाव से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को रिलीफ दी है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। बिना किसी देरी के चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट ने प्राइमरी टीचर्स की भर्ती के लिए एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था। ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम के थ्रू होनी थी और ये पोस्ट प्राइमरी लेवल के टीचर्स की थी। अब दोस्तों, शुरू में तो ये कॉन्ट्रैक्ट था 11 महीने का और सैलरी थी 7,000 पे फिक्स्ड। बट दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता गया 10 साल तक और सैलरी 1 रुपए भी नहीं बढ़ी और 10 साल तक वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स 7,000 रुपए की वेतन पे काम करते रहे। और तो और अगर आप केस के फैक्ट्स गौर से देखें दोस्तों, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सैलरी की इंक्रीमेंट बीच में अप्रूव कर भी दी थी, पर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और 10 साल तक वो टीचर 7,000 की सैलरी पे ही अटके रहे। इतने सालों की नाइंसाफी के बाद दोस्तों ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और कैसे स्टेट गवर्नमेंट की एक-एक दलील रिजेक्ट की गई। दोस्तों, अक्सर ऐसे रिट पिटिशंस में स्टेट गवर्नमेंट हमेशा ये डिफेंस लेती ही लेती है कि एक ऑल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल है। अक्सर ये ऑल्टरनेट रेमेडी उनके कोई स्टेट डिपार्टमेंटल रूल्स या एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के अंदर एक अपील की होती है। हम सब जानते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कितने काम की होती है और एक तरह से ये टाइम पास का बहाना होता है। पर फिर भी दोस्तों, रिट पिटिशन में ये दलील हमेशा दी जाती है और अक्सर ये दलील एक्सेप्ट होती है, क्योंकि आमतौर पे रिट पिटिशन तब फाइल होती है जब आप ऑल्टरनेट रेमेडीज एग्जॉस्ट कर लेते हैं। बट आज के केस में दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने घोर अन्याय को देखते हुए इस ऑल्टरनेट रेमेडी के प्ली को एक्सेप्ट नहीं किया। सबसे पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ये मैटर एक बार ऑलरेडी हाई कोर्ट के थ्रू हो चुका है रिट के स्टेज में और अब सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट है। इस स्टेज पे टीचर्स को वापस कोई यूपी गवर्नमेंट के इंटरनल अपील में भेजना नाइंसाफी होगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कहने के पीछे सुप्रीम कोर्ट का खुद का एक प्रेसिडेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पर रिलाई ऑन किया है हरबंस लाल सहनी का केस। दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन ऑन अकाउंट ऑफ ऑल्टरनेट रेमेडी इज वन ऑफ प्रूडेंस, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड नॉट ऑफ कंपल्शन। यानी कि दोस्तों, ये ऑल्टरनेट रेमेडी की जो प्ली है, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करती है कि कोर्ट इस प्ली को ले या नहीं ले। ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि अगर ऑल्टरनेट रेमेडी है तो आपकी रिट पिटिशन खारिज होगी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट हमेशा केस के फैक्ट्स को देखती है और फिर देखती है कि इस केस में ऑल्टरनेट रेमेडी का प्ली एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इस एवरग्रीन प्ली ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्टेज पे खारिज कर दिया। अब दोस्तों, दूसरी दलील स्टेट गवर्नमेंट ने ली थी कि ये पोस्ट तो ऐसे ही पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल है, इसलिए इन पे वेतन बढ़ाने के कोई रूल्स नहीं लगते हैं। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस दूसरे प्ली पे क्या कहा था। दोस्तों, इस केस में स्टेट गवर्नमेंट ने बार-बार इन टीचर्स को पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल कहा था और इस बात पे ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये टीचर्स 10 साल से काम कर रहे हैं और स्कीम अभी भी चल रही है। हाँ, ये बात सही है कि उनको रेगुलराइज नहीं किया गया था, पर इसका ये मतलब नहीं कि उनको बार-बार पार्ट टाइम और कॉन्ट्रैक्चुअल कहा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, इस बात को मद्देनजर रखते हुए उस पोस्ट पे एक डीम्ड सब्सटैंटिव पोस्ट क्रिएट हो गया है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को पता है
कि कितना अन्याय होता है टीचर्स को उनको कॉन्ट्रैक्चुअल और पार्ट टाइम बेसिस पे रख के और बार-बार कॉन्ट्रैक्चुअल और पार्ट टाइम का दर्जा देके। और इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद का ही एक पुराना केस रेफर किया है जिसमें जो लिखा है आपको सुनना चाहिए। इस केस का नाम था जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था It's a hard reality that temporary employees, especially in government institutions, are made to face multifaceted forms of exploitation, which includes misuse of the label temporary. यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि टेम्पररी वर्ड यूज करके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज का शोषण किया जाता है और कुछ नहीं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पार्ट टाइम वर्ड यूज करने से खुद को रिस्ट्रेंट किया है और ये नई टर्मिनोलॉजी यूज की है जो कि है डीम सब्सटैंटिव पोस्ट, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें डी फैक्टो फुल टाइम टीचर माना है। दोस्तों इस कम वेतन पे काम कराने की प्रथा पे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज जताया है और कहा है कि ये एक आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। तो चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 से इस टॉपिक को कैसे रिलेट किया है। दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर आप आर्टिकल 23 को पढ़ें तो ये बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए लाया गया था। पर ओवर द कोर्स ऑफ ईयर सुप्रीम कोर्ट ने बंधुआ मजदूरी की डेफिनेशन को बहुत एक्सपैंड किया है और इसमें सिर्फ ट्रेडिशनल सेंस में फोर्स लेबर ही इंक्लूडेड नहीं है बल्कि बहुत तरह के कंपल्शंस इंक्लूडेड है और उन कंपल्शन में से एक कंपल्शन है इकोनॉमिक कंपल्शन यानी कि आर्थिक मजबूरी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मिनिमम वेज पे काम करने को मजबूर है अपनी आर्थिक तंगी की वजह से तो ये मतलब नहीं है कि वो खुशी-खुशी काम कर रहा है। ये एक तरह का कंपल्शन है और ये भी एक तरह का फोर्स्ड लेबर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये फोर्स्ड लेबर यूज़ करके सरकार ने लोगों की आर्थिक मजबूरी का फ़ायदा उठाया है और उनसे 10 साल तक इतने कम वेतन पे काम कराया है और ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन भी है। दोस्तों इस केस में स्टेट गवर्नमेंट ने एक और बहाना लिया था और वो थी फंड्स की कमी और इसी टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट का हवाला दिया है। दोस्तों सिंपल शब्दों में ये कानून कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना सरकार के लिए अनिवार्य है। दोस्तों इस एक्ट का सेक्शन 7 सब क्लॉज 5 कहता है कि फंड्स का अरेंजमेंट करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम में जनरली फंड का डिवील्यूशन ऐसे होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देती है, स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है। बट इस बहाने को भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पे एंड रिकवर का फॉर्मूला लगाइए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पहले अपने जेब से पूरी सैलरी देगी और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के साइड से जो भी फंड्स की कमी रही है वो रिकवरी करेगी। पर ये कहना कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स नहीं आए हैं इसलिए हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्टेट गवर्नमेंट पहले अपने जेब से पूरे पैसे देगी और फिर रिकवरी का सोचेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये उनके अपने बीच की बात है और इसका असर टीचर्स पे नहीं पड़ना चाहिए। और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि राइट टू एजुकेशन इंश्योर करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोस्तों इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टीचर्स के साथ हो रहे नाइंसाफी के खिलाफ एक बहुत कड़ा रुख अपनाया है और ऐसा करने के पीछे भी सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, रवि रहेगा जिसके पीछे वही अरुण भेदेगा तम। यानी जिसके पीछे शिक्षा का सूरज रहेगा वही तो अंधकार का सामना कर पाएगा। अगर आप टीचर्स को ही नहीं ठीक से पे कर पा रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स की एजुकेशन और उनकी फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि 7,000 जैसी मामूली रकम देके नेशन बिल्डर्स का अपमान करना बहुत गलत बात है। दोस्तों फिर इस केस में फाइनली हुआ क्या? दोस्तों इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड ने बहुत पहले ही रिकमेंडेशन दिया था कि इन टीचर्स की सैलरी 7,000 से बढ़ के 17,000 हो जानी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट ने इस रिकमेंडेशन को नहीं अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस रिकमेंडेशन को इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको पहले के अरियर्स भी पे किए जाए। और दोस्तों इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है कि हर 3 साल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड इस पे को रिवाइज करेगी और स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट भी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि एक बार जब सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड पे को रिवाइज करती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है उसको रिजेक्ट करने का, उनको उसे इम्प्लीमेंट करना ही करना है। दोस्तों इस केस से हमारे लिए क्या टेक अवेज है? दोस्तों ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट से कम नहीं है। इस जजमेंट में बहुत टाइम बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्टरनेट रेमेडी के प्ली को नहीं एक्सेप्ट किया है और खुद से ही न्याय दिया है। दोस्तों अगर आपके कोई रिट पिटिशन में स्टेट गवर्नमेंट ऑल्टरनेट रेमेडी का प्ली ले रही है और अगर आपके साथ बहुत अन्याय पहले से ही हो चुका है तो आप हरबंस लाल सैनी के जजमेंट का हवाला देके उस ऑल्टरनेट रेमेडी के प्ली को काउंटर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के एक्सप्लॉयटेशन पे एक बहुत स्ट्रिक्ट व्यू ले रही है, यानी एक बहुत कड़ा रुख अपना रही है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का खुद का ही जजमेंट है जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के साथ क्या-क्या नाइंसाफी होती है। तीसरी चीज़ दोस्तों, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 23 को अप्लाई किया है
कि किसी से मिनिमम वेज से कम पे काम कराना उनकी आर्थिक तंगी का फायदा उठा के फोर्स्ड लेबर से कम नहीं है। और चौथी पॉइंट दोस्तों, पे एंड रिकवर का प्रिंसिपल, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आने भी है उस स्कीम के लिए, तो स्टेट गवर्नमेंट पहले अपने जेब से पेमेंट करेगी और फिर उसकी रिकवरी सेंट्रल गवर्नमेंट से करने का अपने लेवल पे देखेगी। पर इस बात का प्रभाव टीचर्स के ऊपर या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये आज के केस का डिटेल एनालिसिस आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।